हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 9 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और आज इसमें हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है मानव में पाचन, यानी पाचन क्रिया किस तरीके से पूरी होती है। आज इसमें हम वो समझेंगे। देखिए, हो सकता है कि इसमें बहुत मुश्किल से हिंदी के शब्द हैं, कोई बात नहीं, उनको एक दो बार जब हम समझेंगे ना तो आपको उसी तरीके से वो याद भी हो जाएंगे। लेकिन उसका क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, वो हम एक बार चित्र के माध्यम से और साथ साथ जो लिखा हुआ है उसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हम सब भोजन करते हैं और लेकिन कभी आपने ये सोचा कि भोजन तो हम मुंह में खा लेते हैं, उसके बाद इसका क्या होता है? सब लोग कहते हैं पेट में चला जाता है। अब पेट में तो चला जाता है, उसके बाद जो पेट के अंदर जो हमारे आंतरिक अंग हैं वो इस भोजन का क्या करते हैं, कैसे इस भोजन को पचाते हैं। क्योंकि 1 घंटे बाद जब आप कुछ खाते हैं, 1-1.5 घंटे बाद आपका पेट हल्का हो जाता है। आखिर वो गया कहाँ, किसने उसको कहाँ पर कैसे कर दिया? तो आज इसमें इस वर्कशीट में हम यही समझेंगे कि आखिर उस भोजन का होता क्या है। तो देखते हैं एक बार। तो देखिए, सबसे पहले जब हम अपना भोजन करते हैं तो ये हमारे मुख एवं मुख गुहिका जो कि यहाँ पर होती है, हम अपने मुंह और मुख गुहिका के जरिए जब हम मुख के द्वारा तो हम भोजन को अंदर लेते हैं, इस प्रक्रिया को हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। लिखा भी हुआ है, भोजन का ग्रहण मुख के द्वारा यानी मुंह के द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। ये तो हमने पिछली वर्कशीट में भी समझा था। फिर जब हम भोजन अपने मुंह के अंदर डाल लेते हैं तो उसके बाद मुख गुहिका से, यहाँ पर जो पीछे जो जीभ के पीछे जो हमारा अंग है उसको मुख गुहिका कहते हैं, यहाँ से फिर वो हमारे एक भोजन नली है, भोजन ग्रास नली या जिसको ग्रसिका भी कहते हैं, वो जुड़ी हुई है, उसमें ये भोजन जाता है। देखिए, फिर उसके बाद होता है ये नंबर 1 हो गया और इसके बाद हो गया ये नंबर 2। निगला हुआ भोजन ग्रास नली यानी ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से, ये थोड़ा सा शब्द कठिन है, कोई बात नहीं। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन मतलब क्योंकि वो बहुत पतली सी होता है, जो हमारा फूड पाइप या ग्रास नली होता है वो बहुत पतला होता है, इससे भोजन नीचे की ओर सरकता है और ये है हमारी भोजन की नली, ये जो आप ऑरेंज कलर की देख रहे हैं ना ये। फिर यहाँ से भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर उतरता है। फिर जब ये भोजन नली से नीचे की ओर उतरता है तो ये हमारे अमाशय में जाता है। किस में जाता है? अमाशय में जाता है। और ये अमाशय, जिसको हम आम भाषा में हम अपना पेट कहते हैं, ये हमारे पेट के अंदर जाता है, जिसको उसका असली नाम क्या है? अमाशय। क्या नाम है? अमाशय। ये अमाशय होता क्या है? अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना यानी एक थैली के जैसी होती है, जिसकी मोटी भित्ति मतलब जो उसकी चारों तरफ जो वॉल होती है ना वो बहुत मोटी होती है, यानी उसकी लेयर बहुत मोटी होती है। ये एक और ग्रसिका यानी ग्रास नली से इसमें खाद्य पदार्थ होता है, प्राप्त होता है, तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत्र में ये इसका मुंह खुलता है। तो देखिए क्या होता है, पहली तरफ तो ये किससे? ग्रास नली यानी हमारे फूड पाइप से जुड़ा हुआ होता है, और दूसरा ये जो क्षुद्रांत्र यानी देखिए यहाँ पर बहुत मुश्किल शब्द है, उसको हम कह देते हैं छोटी आंत की तरफ ये खुलता है। अमाशय का आंतरिक स्तर स्रावित करता रहता है, सतह स्रावित होता रहता है। देखिए क्या होता है, जैसे ही जब भोजन अमाशय में जाता है तो 3 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, श्लेष्मल, पाचक रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय के आंतरिक अस्तर को सुरक्षा प्रदान करता है कौन? श्लेष्मल। फिर पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है, ये सब अमाशय में होता है। और फिर होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। तो देखा आपने कि किस तरह से ये 3 चीज़ें हमारे पेट के अंदर, जिसको हम अमाशय कहते हैं, उसमें ये होती है। अब हम चलते हैं अमाशय से ये वाला भोजन हमारे
यकृत की ओर जाता है। यकृत यानी इंग्लिश में कहते हैं लिवर। ये क्या करता है? यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह पित्त रस स्रावित करती रहती है जो एक थैली में संग्रहित रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए ये जो लीवर है, लीवर एक तो सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारी, और इससे एक पित्त रस यानी एक ऐसा जूस हमेशा सीक्रेट होता रहता है यानी निकलता रहता है, जो कि एक थैली नुमा संरचना में इकट्ठा होता रहता है। इसे हम पित्ताशय भी बोलते हैं। और ये जो रस होता है, ये जब हम कोई फैट खाते हैं ना, उसको पचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और देखिए ये ऊपर वाला तो यकृत है, और यहाँ पर एक छोटी सी थैली नुमा एक चीज होती है जिसको हम पित्ताशय कहते हैं, जहाँ पर ये पित्त रस इकट्ठा होता रहता है। फिर आते हैं 5वें नंबर पर, जिसका नाम है अग्नाशय। अग्नाशय क्या होता है? अग्नाशय एक बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्न्याशिक रस कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको सरल रूप में परिवर्तित करता है। यानी कहने का मतलब जो भी हम भोजन खाते हैं तो क्या होता है, वो यहाँ इसमें से जो तत्व होते हैं ना, हमारे भोजन के तत्व, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और ग्लिसरॉल, ये सब जितने भी चीज़ें हैं, ये सब धीरे धीरे ये जो जैसे ही भोजन हमारे पेट में जाता है तो हमारे पेट में ये रस अपने आप बहने लग जाते हैं, जिनके कारण ये सारी चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल, और प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदलता जाता है। फिर ये अग्नाशय से जाता है हमारी छोटी आंत, जिसे हम क्षुद्रांत भी कहते हैं। ये छोटी जो आंत है, इसको हम बार बार छोटी आंत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आसान शब्द है। छोटी आंत हमारे शरीर के लिए नाम छोटा है कि छोटी आंत, लेकिन बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि लगभग सारे भोजन का पाचन इसी अंग से होता है। क्या होता है, इसको एक बार समझते हैं। क्षुद्रांत अत्यधिक कुंडलित, मतलब आप देखिए कुंडली का मतलब सांप की तरह से, जैसे सांप कुंडली मारता है ना, ऐसे उलझी हुई सी होती है। ये है छोटी आंत या क्षुद्रांत। इसकी लंबाई होती है 7.5 मीटर लंबी ये होती है। ये यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। यानी यकृत और अग्नाशय से जो भी जूस जो निकलता है, जूस कहेंगे हम क्योंकि हम इंग्लिश में इसको जूस ही कहते हैं, और वो ही जब रस निकलता है, ये सारे के सारे छोटी आंत में आ जाते हैं। इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। इसकी भित्ति में यानी इसके अंदर भी कुछ रस और उस भोजन के ऊपर पड़ते जाते हैं। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में रुधिर वाहिका में चला जाता है। यानी अब जो भोजन एब्जॉर्व हो गया, जो उसमें से सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ें निकल गई हैं, वो हमारे कहाँ पे चला जाता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो जहाँ से ब्लड सप्लाई होता है, उसमें वो मिल जाता है। इस प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई कुछ संरचनाएं होती हैं। बहुत सारी संरचनाएं होती हैं क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति में, जिनको हम दीर्घरोम या रसांकुर भी बोलते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु क्षेत्र बढ़ा देता है। ये क्या करते हैं, जो रसांकुर होते हैं, ये भोजन के अवशोषण के लिए अपना क्षेत्र बढ़ाने लग जाता है और फैला देता है उसको। भोजन का वह भाग जिसका पाचन या अवशोषण नहीं होता है, फिर वो बृहदांत्र, जो कि अगला अंग है, बृहदांत्र, जिसको हम बड़ी आंत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ी आंत। इसका जो आसान सा नाम है वो है बड़ी आंत। ये बड़ी आंत और ये छोटी आंत, ठीक है। इसका नाम आप ये याद कर लीजिए, आपको ये आसानी होगी। छोटी आंत, समझ में आ रहा है? ये छोटी आंत और ये बड़ी आंत। जब छोटी आंत से सारा सब भोजन अवशोषित हो जाता है, तो फिर जो बच जाता है, जिसका पाचन नहीं होता, अवशोषण नहीं होता, फिर वो बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी होती है, लगभग 1.5 मीटर लंबी यानी 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका कार्य क्या होता है? जल और कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है, कि भोजन में से जल और कुछ जो हमारे मिनरल्स होते हैं उनको वो ले लेती है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। अब जो अपचित पदार्थ है, यानी जो
खाना नहीं पचा वो हमारे मलाशय यानी कि यहाँ पर वो इकट्ठा हो जाता है और अर्ध ठोस मल के रूप में वो रहता है और समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं और ये हमारी गुदा होती है जिससे ये मल के रूप में समय समय पर बाहर आता रहता है। तो देखा आपने, ये होती है पूरी प्रक्रिया, किस तरह से हमने भोजन खाया और वो अंदर कैसे कैसे किन किन अंगों में जाके पचता है, उसके ऊपर क्या क्या रस गिरते हैं तब जाके वो पच पाता है, और जो अपचा भोजन होता है या अवशोषित नहीं होता फिर वो गुदा द्वार से मल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये थी हमारी पाचन क्रिया। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि यकृत का क्या कार्य है। तो देखिए, यकृत जिसे हम लीवर भी कहते हैं, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह पित्त रस स्रावित करती रहती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी जो हम फैट खाते हैं उसको पचाने में यही रस बहुत काम आता है। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि पाचन तंत्र के कौन से भाग द्वारा यह क्रियाएं संपादित होती हैं। मतलब पाचन तंत्र का कौन सा भाग ये जो निम्नलिखित प्रक्रियाएं है ना वो पूरे करता है। जैसे जीवाणु नष्ट कौन करता है पाचन तंत्र में, या भोजन का संपूर्ण पाचन कौन करता है। तो देखिए, जीवाणु नष्ट करता है हमारा अमाशय, जिसको हम पेट कहते हैं। वो हम सारे बैक्टीरियाज को जो भी वहाँ तक पहुँच जाते हैं उनको नष्ट कर देता है। और भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत के अंदर। फिर तीसरा प्रश्न है कि दीर्घ रोम अथवा रसांकुर किन्हें कहते हैं। तो देखिए, क्षुद्रांत्र, यहाँ पे लिखना है क्षुद्रांत्र। तो देखिए, क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान जो उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं। तो दीर्घ रोम अथवा रसांकुर से आप समझ गए कि क्षुद्रांत्र के अंदर होती हैं और ये उंगली के समान संरचनाएं होती हैं, इन्हें ही हम दीर्घ रोम या रसांकुर कहते हैं। और फिर इसके बाद आखिरी प्रश्न, चौथा प्रश्न, मानव पाचन तंत्र का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए, मैंने आपके लिए एक चित्र अरेंज किया है, आप उसको देख के चित्र बना सकते हैं। तो ये रहा वो चित्र। आप देखिए, जैसा चित्र हमने वर्कशीट में देखा था बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप इसको ध्यान से देख के आराम से बना सकते हैं कि ये मुख है, फिर जीभ है, ये हमारी ग्रास नली है, ग्रसिका, फिर ये अमाशय है और अग्नाशय और पित्ताशय भी हैं, बड़ी आंत है, छोटी आंत है और रेक्टम है और ये एनस यानी मलद्वार है। इस तरह से आप इस चित्र को बना सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो मास्क जरूर लगा के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।